अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में इसकी दोनों इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखा है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हैव बीन डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो ये लाइन आप छोड़ के मैंने इसका पेज नंबर इसका मेंशन किया, जो हम ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं। आप पेज नंबर 21 पे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, वो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिख भी चुके हैं आप लोग। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हम स्टडी कर रहे हैं उसका मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ क्या रिएक्शन होता है। जैसे अगर इधर एसिड की इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि रिएक्शन ऑफ एसिड, यानी जो एसिड है उसका रिएक्शन अगर मेटल्स हैं उनके साथ उसका रिएक्शन जो है वो किस किस्म का होगा। तो उसमें मेटल्स, एक्टिव मेटल्स भी होती हैं, मॉडरेट भी होती हैं और लीस्ट रिएक्टिव उसमें जो मेटल्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ, और फिर इसी तरह से आगे इसके बाकी रिएक्शन है, ये हम इसे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अभी हम देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। जो मेटल्स हैं 3 टाइप्स की होती हैं, जो आप लोग 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, मॉडरेट होती हैं और लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। इधर एसिड का बताया है कि एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ये मेटल्स जो होती हैं ये अल्कली मेटल्स हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो वो ईजिली रिमूव कर सकती हैं, जिसकी वजह से इनका रिएक्शन एसिड के साथ एक्सप्लोसिवली होता है, यानी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होता है या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिएक्शन होता है। जबकि एसिड अगर डाइल्यूट एसिड हो जाए, यानी उसके अंदर वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो, वाटर की मकदार जो है वो ज़्यादा हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनका रिएक्शन होता है मॉडरेटली होता है विद द रिएक्टिव मेटल्स के साथ। यानी एसिड अगर डाइल्यूट है लेकिन मेटल्स अगर रिएक्टिव हैं तो रिएक्शन जो होगा फिर एक्सप्लोसिव नहीं होगा, बल्कि ये मॉडरेट रिएक्शन होगा। और इसका मॉडरेट रिएक्शन होता है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एलुमिनियम के साथ, और ये जिस एसिड के साथ भी ये मिलती है उनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आप ये रिएक्शन देख लीजिए। जिंक इसमें मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये एरो का साइन ऊपर है, इसका मतलब है ये गैस जो है एयर से ये हल्की होती है, उससे लाइटर होती है और ऊपर उठती है। इसी तरह एल्युमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, तो जो भी उसमें मेटल होती है और जो सॉल्ट होता है उसका फार्मूला देख के उसका कंपैरेटिवली सॉल्ट बनता है। यानी अगर एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एल्युमिनियम का Al और HCl का Cl जो है ये मिलके AlCl3 में चेंज होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मैं इसका रिएक्शन आपको समझा दूँ, इसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जैसे जिंक की मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम देखें तो उसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी इसकी +1 और सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। इनकी वैलेंसीज आप लोग चैप्टर 1 में 9th क्लास में सीख चुके हैं और बहुत से बच्चों ने वो याद भी की थी। अब जिंक की वैलेंसी इसकी पॉजिटिव होती है, तो ज़ाहिर बात है उसने हाइड्रोजन के साथ तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी भी इसकी जो है इसकी +1 है। तो जिंक जो है वो उसने जो नेगेटिव वैलेंसी वाला कंपाउंड है उसने उसके साथ रिएक्शन करना है, यानी जिंक का रिएक्शन सल्फेट के साथ होकर हमें द कंपाउंड ZnSO4 हासिल होगा, और फिर जो हाइड्रोजन रह जाएगा वो एक अलग हाइड्रोजन गैस की शक्ल में आएगा। और हाइड्रोजन चूँकि एयर से ये लाइटर होती है इसलिए फिर हम इसका एरो इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह एलुमिनियम है, इसकी वैलेंसी इसकी +3 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H की वैलेंसी +1 और Cl की -1 है, तो एलुमिनियम ने Cl के साथ जाके मिलना है और इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज होंगी। एलुमिनियम की Al की इसकी 3 वैलेंसी Cl के नीचे आ जाएगी और हमारे पास ये कंपाउंड AlCl3 बनेगा।
और इधर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसका एरो भी ऊपर जाएगा। अब ये इनकी इक्वेशन के साथ जो 3 और 2 और 6 लिखा हुआ है, इक्वेशन की इसकी बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दी थी, ये उसके मुताबिक जो है वो लिखा जाएगा। इसी तरह से आप आगे देखिए, लिखा हुआ है मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सॉल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है और जो इसमें मेटल यूज़ होती है उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। यानी अगर जिंक है तो जिंक का सॉल्ट बनेगा, लेकिन जो एसिड होगा उसका हमने उसका रेडिकल उसके साथ लगाना है। सेकेंड है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। Acid react with carbonate and bicarbonate to form corresponding salt with the evolution of carbon dioxide. कोई भी इसमें एसिड हम लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें इन्होंने लिया है एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन में सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, लेकिन फर्स्ट जो इधर कंपाउंड इन्होंने दिया है वो कार्बोनेट है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। सेकेंड कंपाउंड इसमें बाइकार्बोनेट है जो उसका रेडिकल लिया है, तो हमने इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। इसकी इक्वेशन भी इसी तरह से होगी। कैल्शियम कार्बोनेट Ca की वैलेंसी इसकी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1। यहाँ इसमें अगर हम इनकी वैलेंसीज के मुताबिक देखें तो इस Ca ने जाके मिलना Cl के साथ, हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो CaCl2 आएगा, और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है वो HCO3 के मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो H2CO3 है, जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है एक वीक एसिड है, वो जब ये रिएक्शन होता है तो उसके दौरान खुद ही रिएक्शन की अपनी हीट से खुद ही डिकम्पोज होके वो उसमें H2O में एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यानी आपकी बुक में जो इक्वेशन लिखी हुई है वो CaCO3 plus HCl they give us CaCl2 plus CO2 and H2O। यहाँ भी CO2 में एरो का साइन ऊपर है, इसका मतलब ये गैस भी हवा से हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है। इसी तरह NaHCO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो सोडियम ने सल्फेट के साथ जाके मिलना है, Na2SO4 बनता है। फिर इधर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनते हैं जो खुद ब खुद डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद इसका थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। एसिड रिएक्ट विद बेसिस ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये NaOH जो है ये बेस है, इसका जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो Na जाके मिलेगा Cl के साथ, NaCl बनता है और H और OH मिलके H2O बना देते हैं। CuO एंड H2SO4 में Cu जाके SO4 के साथ मिलता है, CuSO4 बनता है और H और O के मिलने से हमारे पास वाटर जो है वो हासिल होता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि H2 और O या H और OH जो हैं ये जो हमारे पास एसिडिक और बेसिक रेडिकल आए, इनके मिलने से हमें कौन सा कंपाउंड हासिल हो सकता है। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट विद लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इन्होंने कैल्शियम सल्फाइड की एग्जांपल दी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है तो उसमें कैल्शियम ने Cl के साथ जाके मिलना है, CaCl2 बनता है और H और SO3 के मिलने से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये इक्वेशन देखिए, CaSO3 Ca की वैलेंसी +2, SO3 की -2, HCl CaCl के साथ जाके मिलके CaCl2 बनाता है और H और SO3 के मिलने से H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये भी वीक एसिड है जो कि खुद ब खुद डिकम्पोज होता है और साथ ही हमें H2O एंड SO2 इसमें वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि इधर आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है या इसका बाइसल्फाइड है, इसका वाटर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो अगेन सोडियम Cl के साथ जाके मिलके NaCl बनाता है और H और HSO3 के मिलने से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो खुद ब खुद डिकम्पोज होकर SO2 एंड H2O बना देता है। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स। ये D है, यहाँ सल्फाइड था TeS था, ये सल्फाइड है DeS। एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक सल्फाइड टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये इन्होंने आयरन सल्फाइड दी है, इसका जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो आयरन सल्फाइड का
सल्फेट के साथ रिएक्शन होगा FeSO4 बनेगा और H2 और S के मिलने से हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हासिल होगी जो भी हवा से हल्की और ऊपर उठ जाती है। तो ये सारे रिएक्शन हैं जो एक दफ़ा देखने पे हो सकता है आपको इतने आसान ये महसूस ना हो, लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे, एक दफ़ा देख के लिखें, एक दफ़ा रफ़ कॉपी पे इसकी ज़ुबानी आप लिखें तो ये इक्वेशन आपको आसानी से समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। थैंक यू।